नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। जैसे हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कशन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज की हमारी पूरी कहानी जो है वो होम रूल लीग के बारे में है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। दो अलग अलग ब्रांचेस ओपन होती हैं, एक तो तिलक जी की और एक एनी बेसेंट की। तो कैसे इनकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, आज इन्हीं के बारे में फैक्ट भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे इन्होंने कार्य किया और सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो 1914 में जब तिलक जी 6 वर्ष की जेल के बाद वापस आए तो तिलक जी ने प्रयास किया कि कांग्रेस में उनकी सहमति हो जाए, कांग्रेस में वो फिर से जुड़ जाए, लेकिन ये बात बनी नहीं। जब ऐसी बात नहीं बनी तो 1914 के बाद ही एक ग्राउंड बनाया जाने लगा होम रूल लीग की स्थापना की। अच्छा, ये ग्राउंड बनाने का मुख्य श्रेय जो रहा वो एनी बेसेंट जी को इसलिए रहा क्योंकि एनी बेसेंट जो है वो यह मानती थी कि भारत में अंग्रेज जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, अनैतिक क्या कहा जाए, मतलब सप्रेशन का कार्य कर रहे हैं, दमन बहुत ज्यादा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समाप्त तो होना चाहिए। कम से कम हाफ डोमेनियन तो जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है उस प्रकार का शासन भारत में तो दिया ही जाना चाहिए। और ये एक तरीके से कहा जाए तो प्रबल समर्थक थी। ये लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध मैगजीन के माध्यम से और इनके दो न्यूज़पेपर जो मैगजीन आया करती थी, कॉमनवील और एक न्यू इंडिया करके, तो दोनों मैगजीन में ये लगातार क्रिटिसाइज करती थी और एनी बेसेंट जी ये लगातार प्रयासरत थी कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना होनी चाहिए। अब 1914 में ही इसका ग्राउंड प्रारंभ हो गया। 1914 में जब कांग्रेस में सम्मेलन नहीं हुआ तिलक जी का तो तिलक भी सहयोगी बने किसके, एनी बेसेंट के, और ग्राउंड ये तैयार होने लगा कि होम रूल लीग भारत में होनी चाहिए और इसका प्रचार और प्रसार एनी बेसेंट ने छोटी छोटी सभाएं करके, सभाओं के साथ साथ न्यूज़पेपर में प्रकाशित करके इसका प्रचार लोगों को बताने लगे, इसके बारे में बताने लगे, होम रूल लीग की जागरूकता फैलाने लगे। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ, सबसे बेहतर रिजल्ट ये आया कि जब 1915 में कांग्रेस का सेशन हुआ तो एक पॉजिटिव संकेत मिले तिलक जी को, मतलब तिलक जी का मेरा कहने का मतलब है एक्सट्रीमिस्ट को, मतलब कि गरम दल वालों को एक पॉजिटिव संकेत ये मिला कि उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो 1915 में जब ये क्या कहते हैं संकेत मिला कि कांग्रेस में गरम दल का पुनः सम्मेलन होगा, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, कांग्रेस पुनः एकजुट हो जाती है, मतलब नरम दल और गरम दल एक साथ हो जाते हैं। लेकिन 1916 में ही जब इस बात का समर्थन मिलता है कि होम रूल लीग स्टार्ट होनी चाहिए तो तिलक जी और एनी बेसेंट दोनों, क्योंकि देखिए दोनों के अलग अलग समर्थक थे। हालांकि एनी बेसेंट ने खुद भी कहा कि जो सब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे समर्थक हैं जो तिलक जी के समर्थक नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो तिलक जी के समर्थक हैं लेकिन वो मेरे समर्थक नहीं हो सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग होम रूल लीग चल सकती है। एजेंडा एक ही था, पूर्ण स्वराज ही मांगना था, और स्पेशली तिलक जी तो पूर्ण स्वराज पे फोकस्ड थे, जबकि क्या कहते हैं एनी बेसेंट वो कहीं ना कहीं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे डोमेनियन राज्य पे। लेकिन होम रूल लीग की पहले शुरुआत जो करते हैं वो तिलक जी के द्वारा होती है। तिलक जी पहले शुरुआत क्यों करते हैं उसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये है कि एनी बेसेंट कांग्रेस के से एक रिक्वेस्ट रखती हैं कि मतलब मुझे इस तरह की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। तो कांग्रेस उन्हें आश्वासन देती है कि आप परेशान ना हो, हम क्या कहते हैं कांग्रेस की ब्रांचेस यूनिट 5 यूनिट मतलब हर एक प्रांत में बढ़ाएंगे और वहीं पर आपको ये सारी चीजों का मौका देंगे, मतलब वहां पे चीजों को बता पाएंगे उसी के माध्यम से। उनका कहना था कि आप कांग्रेस के माध्यम से ही चीजों को करिए। तो एनी बेसेंट ने तुरंत शुरुआत तो नहीं की, लेकिन जब कांग्रेस इस बात को अनदेखा करने लगी, काफी समय बीतने लगा, तो एनी बेसेंट ने एक बात रखी कि अगर आप इस डेडलाइन के तक हमको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हम होम रूल लीग प्रारंभ करेंगे। तो कांग्रेस के प्रतिक्रिया का इंतजार करना था, डेडलाइन के बीतने का इंतजार करना था। इस वजह से
एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है वो बाद में शुरू होती है, जबकि अप्रैल 1916 में तिलक जी की होम रूल लीग स्टार्ट हो जाती है। तिलक जी का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, बेरार और संयुक्त प्रांत। महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में मुंबई सिटी जो थी वो तिलक के कार्य क्षेत्र में नहीं आती थी। आपसे कई सारे फैक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से होम रूल लीग किसने प्रारंभ की, तो दोनों लोगों ने प्रारंभ की है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने प्रारंभ की, तो तिलक जी ने प्रारंभ की है, क्योंकि उन्होंने अप्रैल में प्रारंभ कर दी थी और सितंबर में जो है 1916 में वो एनी बेसेंट ने प्रारंभ की थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अप्रैल में किसने प्रारंभ की या सितंबर में किसने प्रारंभ की, तो आंसर आपके पास है। तो जैसे ही दोनों लोगों ने होम रूल लीग चालू कर दी तो 4 क्षेत्र मतलब बेरार हो गया और महाराष्ट्र पूरा, लेकिन मुंबई सिटी को छोड़ करके, और उसके बाद संयुक्त प्रांत। तो इन जगहों पर किसका होम रूल लीग चल रहा था, वो चल रहा था तिलक जी का। जबकि रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो बाकी जो पूरे भारत के और क्षेत्र जो बचे हुए थे इंक्लूडिंग मुंबई सिटी में किसका होम रूल लीग चल रहा था, वो एनी बेसेंट का चल रहा था। तो देखिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि मुंबई सिटी महाराष्ट्र पूरा तो तिलक जी का था, लेकिन मुंबई सिटी में उनकी होम रूल लीग कार्यान्वित नहीं थी। लेकिन एनी बेसेंट का महाराष्ट्र छोड़ करके पूरा भारत और प्लस महाराष्ट्र का मुंबई सिटी, तो इस तरीके से कंप्लीट होम रूल लीग सर्कल में चल रही थी। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कार्य क्षेत्र किसका कहां कहां का था, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो तिलक जी की होम रूल लीग थी इसकी कुल 6 ब्रांचेस थी और इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की मांग करना। जबकि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, एनी बेसेंट की होम रूल लीग में 200 ब्रांचेस थी और एक बड़े पैमाने पर वो चीजों को डील कर रही थी। अगर देखा जाए तो नियोजन के माध्यम से जो डिसिप्लिन ज्यादा थी वो तिलक जी की थी। आगे चल के हम लोग बात करेंगे, अभी डिसिप्लिन ज्यादा तिलक जी की थी। इसी वजह से जब तिलक जी का अरेस्ट हो जाता है, तिलक जी विदेश चले जाते हैं, तिलक जी पे केस लग जाता है, प्रतिबंध लग जाता है, तो उसके बाद इसमें डिक्लाइन आने लगेगा, इसमें कमी आने लगेगी। तो इस तरीके से दो होम रूल लीग स्टार्ट हुई, एनी बेसेंट जी की अलग और तिलक जी की अलग। आई होप यहां तक बात आपको एकदम समझ में आई होगी। अब अगर हम लोग इससे आगे बढ़े तो जो तिलक जी काम कर रही थी, मतलब होम रूल लीग के प्रोसीजर को चला रही थी, तो तिलक जी के साथ कुछ उनके ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो उनके सहयोगी थे, जिसमें BW वाडिया और एक लोग थे CP रामास्वामी। ये लोग एक तरीके से सपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव थे उनके काम करने का, और इनके भी ऊपर मतलब एनी बेसेंट से नीचे और इन दोनों लोग के ऊपर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल उसके मुख्य प्रबंधक में थे और ये दोनों लोग रामास्वामी और वाडिया जो थे ये उसके समर्थक के रूप में थे, और इस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन एनी बेसेंट की होम रूल लीग का चलाया जा रहा था। अब अगर थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़े तो इनका जो मेन काम था, मतलब जो ये लोग होम रूल लीग चला रहे थे, इनका मुख्य काम क्या था, ये जागरूकता फैलाते थे, ये समझाते थे कि होम रूल लीग क्या है, डोमिनियन राज्य क्या है, इन सब बारों में जनता को जागरूक करते थे और हर एक प्रांत में जाते थे। एक तरीके से अगर कहा जाए तो यह एक कंस्ट्रक्टिव वर्क था। जिस समय तिलक जी को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया 1914 में, तो तिलक जी ने सोचा कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए, लोगों को अपनी बातें पहुंचाई जाए, लोगों को अपनी राय बताई जाए कि हम क्या चाहते हैं, इस विचारधारा से परिचित कराया जाए, और ये एक अच्छा माध्यम हुआ कि होम रूल लीग के माध्यम से वो अपनी बात को पहुंचा रहे थे। अब जब जागरूकता लोगों में होगी तो राष्ट्रवाद बढ़ेगा, और जागरूकता राष्ट्रवाद का जब वाहक बनेगा तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो अंग्रेजों के खिलाफ होगी, अंग्रेजों को होगी। अंग्रेज इससे परेशान होंगे, मतलब ब्रिटेन की सरकार परेशान होगी, तो निश्चित तौर ब्रिटेन की सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। तो ब्रिटेन की सरकार जो थी वो इसके खिलाफ सप्रेशन की नीति अपनाती है, मतलब दमन की नीति, जो वो हमेशा से करते आए। तो जब दमन की नीति अपनाई जाएगी तो इसमें सबसे पहली बात जो मना किया जाएगा वो बहुत तेजी से इसमें होम रूल लीग में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो मीटिंग्स हुआ करती थी उन मीटिंग्स में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन था, और स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन से कहीं ना कहीं नवयुवक जब आ रहे थे तो उससे आक्रोश तेजी से फैल रहा था, डिमांड स्वराज की बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो सबसे पहली चीज तो की गई, सरकार ने क्या किया,
प्रतिबंध लगा दिया कि जो स्टूडेंट होंगे वो एकदम उसमें भाग नहीं लेंगे। उसके साथ ही साथ एक केस कर दिया गया तिलक जी के ऊपर, और हालांकि ये केस बाद में हाई कोर्ट से निलंबित हो जाता है, केस उन पर लागू नहीं होता है, समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन तिलक जी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप पंजाब के एरिया में आप नहीं जाएंगे, क्योंकि तिलक जी थोड़े से पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे और वो नवयुवक भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, तो विचारधारा थोड़ी सी उनके लिए ज्यादा परेशानीपूर्ण थी। तिलक जी को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जब सरकार ने ऐसे कदम उठाए तो केवल बात यहीं पे नहीं बनी, ये तो तिलक जी का हो गया, उधर जो एनी बेसेंट थे और उनके सहयोगी थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। एनी बेसेंट और उनके सहयोगी का अरेस्ट हो जाने की वजह से जो ये होम रूल लीग थी, कहीं ना कहीं इसमें डिसिप्लिन की कमी आ गई, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था उतना ज्यादा, तो ये मिसमैनेज होने लगा, चीजें थोड़ी सी अव्यवस्थित होने लगी, उतनी बेहतर नहीं चल रही थी जितनी बेहतर उनके रहने पर चल रही थी। ये एक बड़ी घटना हुई 1917 की मैं जब बात कर रहा हूं, जब उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी दौरान एक बड़ी घटना और होगी, मैं कुछ और बातें बता देता हूं तिलक जी के बारे में। 1918 में एक वैलेंटाइन चिरोल जी हैं, वैलेंटाइन सिरोल जो है उनकी एक किताब आई थी अनरेस्ट इंडिया। तो अनरेस्ट इंडिया में क्या कहते हैं, उन्होंने तिलक जी को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि किसे फादर ऑफ अनरेस्ट कहा गया और किसने कहा, तो सिरोल ने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने, और किस किताब में कहा, इंडियन अनरेस्ट में कहा। तो जब उन्हें यह कहा गया तो उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया था और इसलिए उन्हें विदेश जाना पड़ गया। अब जो विदेश चले गए तो तिलक जी की लीग भी लीडरलेस हो गई, एनी बेसेंट लोग का क्या कहते हैं गिरफ्तारी हो गई थी, तो इस वजह से ये पूरी तरीके से डगमगा सी गई। अब कहानी जब थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो 1917 में एक नया अनाउंसमेंट आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उन्होंने कहा कि ये जो स्वराज की मांग है ये इलीगल नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति, पहले क्या होता था, अगर कोई भी व्यक्ति स्वराज की मांग करता था, पूर्ण स्वराज की मांग करता था, तो उस पर ब्रिटिश का सपरेशन हुआ करता था और ये राष्ट्रवाद को और बढ़ावा दे रहा था। मॉन्टेग्यू ने एक अनाउंसमेंट ये किया कि जो आप बार बार क्या कहते हैं ये स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, ये स्वराज का एजेंडा हमारे ब्रिटिश अंपायर के एजेंडे में है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम आपको आपका शासन देंगे, स्वराज देंगे। और उन्होंने एक बात और कही कि आज के बाद कोई भी ये जो मांग उठाई जाती है भारतीय मतलब स्वराज का, आजादी का, तो इसे इलीगल नहीं माना जाएगा, इसे देशद्रोह की संज्ञा में नहीं रखा जाएगा। एक तरीके से उन्होंने इस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कंट्रोल करने की कोशिश की और इसी के खाके पर बना हुआ एक नया सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर आप याद करिए मॉन्टेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय, एक सुधार आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। और एक तरीके से उन्होंने इस सुधार में एक बात और कही कि जो भी ब्रिटिश का वायसराय या क्या कहते हैं लीडिंग ऑफिसर यहाँ पे होगा, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट ओनली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ इंडिया। आप अगर इस कहानी को थोड़ा सा समझिए तो ये कुछ ऐसी कहानी है कि भारत को आजादी नहीं देनी थी उन्हें, बल्कि क्या करना था कि उन्हें भारत को रेगुलेट करना था। इसके माध्यम से भी बस हाँ थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीके से वो जो ये प्रस्ताव दे रहे थे, इनकी बातों से ही ये प्रमाणित हो रहा था कि उन्हें रेगुलेट करना है, ना कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्र करना है। हालांकि इस तरीके का रिफॉर्म जब आया और संघात्मकता का एक तरीके से मैं यहाँ पे कहूँ डायरकी का जो इवोल्यूशन हुआ, मतलब द्वैत शासन का जो इवोल्यूशन हुआ, आपसे कई बार पूछा गया कौन सा एक्ट जो है जो भारत में द्वैत शासन का प्रबंध करता है प्रांतों में, तो वो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। अब इससे बहुत सारे मॉडरेट्स और क्या कहते हैं बहुत सारे लोग संतुष्ट हुए। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग ये जो होम रूल लीग थी जिस समय क्रियान्वित थी, तो होम रूल लीग में अच्छा खासा समर्थन
इनको भी इनके द्वारा भी, मॉडरेट्स के द्वारा भी दिया गया। बहुत सारे लोग, चाहे वो भोला भाई क्या कहते हैं देसाई रहे हों, चाहे वो चितरंजन दास मुंशी रहे हों, चाहे वो एमएल नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, लाला लाजपत राय रहे हों, इन्होंने भी होम रूल लीग को ज्वाइन किया था, क्योंकि कांग्रेस की निष्क्रियता से ये भी परेशान हो गए थे। जिस दौरान मैंने कहा था पॉलिटिकल शून्यता हुई थी, तिलक जी को जेल हो गई थी, लोग राजनीतिक, एक पूरे कांग्रेस शून्यता के शिखर पे थी, उस समय उसकी निष्क्रियता से परेशान होकर के बहुत सारे मॉडरेट लीडर्स जो थे होम रूल लीग ज्वाइन करते हैं। आप ये भी जानिए, इनमें से बहुत सारे लीडर तो ऐसे थे जो कहीं ना कहीं कई प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में वो इस होम रूल लीग के प्रमुख भी, प्रांतीय प्रमुख भी बने थे। तो एक तरीके से होम रूल लीग क्या कहते हैं, इनका भी होम रूल लीग को इन नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था। अब अगर मैं थोड़ी सी और आगे बात करूं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने थोड़ा सा पैसिफाई कर दिया लोगों को, मतलब लोगों की जरूरत को। स्पेशली मैं कहूं तो थोड़ा बहुत डबल माइंडेड तो एनी बेसेंट भी हो गई थी कि अब मुझे होम रूल लीग को फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उनकी गिरफ्तारी जब समाप्त हुई, उसके बाद वो डाउट में थी। उधर 1918 में तिलक जी का विदेश चले जाना, लीडरलेस हो जाना, इन सब कुछ कारणों से जो होम रूल लीग थी शॉर्ट लिव्ड रही, थोड़े ही दिन में समाप्त हो गई। अब 1918 के बाद गांधी जी उसकी लीडरशिप ले लेंगे और गांधी जी उसकी होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग की लीडरशिप लेंगे और अंततः वो होम रूल लीग जाकर के कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएगी। तो इस तरीके से ये होम रूल लीग एक अलग पार्टी, राजनीतिक उत्थान के लिए जो बनाई गई थी, वो अपनी समाप्ति पे आएगी और कांग्रेस की मुख्य धारा में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको जितने भी फैक्ट यहाँ पे याद करने लायक थे, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात आपसे एक चीज के बारे में और, कि मैंने आपसे कहा कि एनी बेसेंट एक नया कैरेक्टर, मैंने इसमें उनके बारे में बताया। तो एनी बेसेंट के कुछ जीवन के फैक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें आप जानिए। 1947 भारत आजाद हुआ, 100 साल पहले मतलब 1847 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपनी जो शिक्षा रही वो अलग अलग देशों से, मतलब कि इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस से ली। काफी शिक्षित थी, एजुकेटेड थी और ये क्रिश्चियन थे। तो इनका लेटर, शी वॉज मैरिड, उनकी शादी हुई, लेकिन शी वॉज मोर स्पिरिचुअल। इसका मतलब उनका अध्यात्म की तरफ लगाव बहुत ज्यादा था और अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा लगाव था, तो जिससे उनकी क्रिश्चियनिटी में बहुत बिलीफ नहीं था, एक किसी जगह पे बिलीफ नहीं था। वो क्या एक्सप्लोर करना चाहती थी, हर चीजों की वास्तविकता को समझना चाहती थी, अंडरस्टैंड करना चाहती थी, केवल जानना नहीं, जानने के साथ समझना भी चाहती थी। तो 1972 में उन्होंने एक 1872 में उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, ही शी लेफ्ट चर्च। उन्होंने, मतलब द चर्च का मतलब यहाँ पे है क्रिश्चियनिटी। उन्होंने एक धर्म जो क्रिश्चियन थी उससे संन्यास ले लिया, समाप्त हो कर दी उसको, और वो चाहती थी एक्सप्लोर करना, अन्य धर्मों को जानना, सीखना। इस क्रम में वो कई छोटे छोटे सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी और उनमें उन्होंने कार्य किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण भारत में भूमिका रही वो शुरुआत होती है, अगर कहा जाए तो 1889 में उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी में एडमिशन से। तो 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में वो ज्वाइन होती हैं और 1893 में, मतलब 4 साल बाद वो भारत आती हैं। और 1893 में जब भारत आती हैं तो भारत में वो विजिट करती हैं पूरा भारत, यहाँ की कंडीशन समझती हैं। और 1907 में उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेकंड प्रेसिडेंट बनाया जाता है, मतलब पहले प्रेसिडेंट के बाद सेकंड प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और वो लास्ट तक सेकंड प्रेसिडेंट, मतलब 1929 में उनकी डेथ होती है और तब तक वो प्रेसिडेंट रहती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और शी वॉज अ प्रमोटर ऑफ लाइक ह्यूमनिज्म, कह सकते हैं कि ये जो बहुत सारे प्रयास थे जो एनी बेसेंट ने भारत की स्वतंत्रता के लिए किया। तो इतनी कहानी आज के लेक्चर में रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे, मतलब कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं 1885 से 1917 या 18 या 19 मान लीजिए। अब इसी बीच में एक नई कहानी आती है, गांधीयन युग चालू होता है, गांधीयन एज चालू होती है।
तो गांधीयन एज हिस्टोरिकल पॉइंट है, वहां पे आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़िएगा, जो क्या कहते हैं खेड़ा आंदोलन था, चंपारण था, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। अब हम यहां से कुछ सेशन की बात करेंगे कांग्रेस के जो जरूरी थे, जिसमें लाहौर का सेशन बहुत जरूरी है। तो लाहौर के सेशन को पढ़ते हुए फिर उसके बाद क्रम आगे बढ़ाते बढ़ाते और सीधे हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन से हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग पॉलिटी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।